चलो अब आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक था बेटे, नेक्स्ट था हमने करना था जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यही करना था ना हम लोगों ने, यही था ना बेटे हमारा। यस मैम। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन सी होती है, कौन है ये? वो सभी मेंबर्स जिन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई थी, उन सारे मेंबर्स को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थी बेटे? who then who then were the makers of the Indian Constitution? कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर कौन थे उस समय? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. कुछ के स्केच, कुछ की पिक्चर्स जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की थी। देखो इन्होंने दिया हुआ है, फाइंड आउट द एक्टिविटी दी है इन्होंने इससे रिलेटेड। Find out more about any members of the Constitution Assembly from your state or regions who is not mentioned here. अगर अब हम हरियाणा से बात करेंगे बेटे, जो हमारे पहले सीएम होते थे ना, मिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा, सुना उनका नाम? सुना आप लोगों ने नाम? हरियाणा के सीएम थे। नो मैम। हरियाणा के सीएम यस मैम। कांग्रेस पार्टी के लीडर अब भी आते हैं कई बार, यस मैम, सुना है। सुना ना? उनके जो फादर थे बेटे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने पूछा ना अपनी स्टेट से, उनके फादर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। ये आप देखना एक बार नेट पे सर्च करके, उन्होंने बोला ना ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके मैम। ये इसके नाम मैं कल आप लोगों से पूछूंगी, हरियाणा स्टेट से कौन कौन से मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है? कल मैंने आप लोगों से पूछना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हरियाणा स्टेट से कौन कौन से थे, ये आपका होमवर्क रहेगा। उनका कहते नेम, ओके मैम। ईयर बर्थ, डेथ तो उनकी अभी हुई है, कुछ 10-11 साल पहले हुई है, स्कूल में हम लोगों ने किया भी था, इसके बारे में बताया भी था, आप लोग थे नहीं। Write a short note on him or her following the same style as used here. Name, year of birth and the death, place of the birth, by current political boundaries, brief description of political activities, role played by after the Constitution Assembly. इसके बारे में कहते हैं आप बताओगे, ठीक है? अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मेंबर हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ये जो साइड में दिया हुआ है ना मैंने आपके, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको उधर ले जाऊँ मैं। जैसे ये देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बना हुआ है ना, पिक्चर्स बना के उन्होंने छोटा सा बनाया हो ना, उनके बारे में क्या है, उनका बर्थ टाइम क्या है 1884, डेथ कब है 1963, बॉर्न कहाँ हुए हैं बिहार में, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोफेशन से वो लॉयर थे, नोन एज प्रोफेसर से वो लॉयर थे, नोन फॉर हिज रोल्स इन द चंपारण सत्याग्रह एंड 3 times ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस लीडर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह बाकी जो मेंबर्स हैं उनके बारे में भी, आप बाकी मेंबर्स के बारे में इसमें काफी दिया भी हुआ है। इन्होंने बोला कि कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसे कहते हैं, क्या है, नीचे डेफिनेशन क्या दी हुई है, द इम्पोर्टेंट लीडर्स हु प्लेड रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंट लीडर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की है, इस कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। Elections to the Constitution Assembly were held in July 1946. Constitution Assembly के लिए जो इलेक्शन हुआ था वो 1946 में हुआ था। Its first meeting was held in December 1946. ये सारा बेटे आपको कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये सारा आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी पहली जो थी वो इसकी मीटिंग कब हुई थी और कब इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शंस कब हुए थे, 1940 जुलाई 1946 में हुए थे। When was its first meeting was held? Its first meeting was held in 1946, December 1946. Soon after the country, soon after the uh, soon after the country was divided into India and Pakistan. उसके बाद कहते हैं 1946 के बाद जब हमारी फ्रीडम हुई तो कंट्री जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, इंडिया और पाकिस्तान में। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and the Pakistan. कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो असेंबली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और दूसरी जो थी वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में।
The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. ये नोट करना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. How many members are in the Constitution Assembly? कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे बेटे उसमें असेंबली में. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. कब अडॉप्ट किया था इसको? कब मतलब प्रिपेयर हो गया था, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में. But it came into the effect on 26 जनवरी 1950. लेकिन ये इफेक्ट कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as a Republic Day every year. तो इसको मार्क करने के लिए हम डेली हर साल जो है वो 26 जनवरी को जो है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ये आपकी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. इसमें से आपके 5 क्वेश्चन बन गए, 6 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे. कितने मेंबर थे, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फिर उसके बाद ये अडॉप्ट कब किया गया, इसको जो था वो एनफोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 19 कब, इस डे को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये सब कुछ. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा why should we accept the constitution made by the assembly more than 6 decades ago. कहते हमने इसको एक्सेप्ट क्यों किया था? why should we accept the constitution, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था. अब तो हमें 7 डिकेड से ज्यादा हो गए हैं, हमें फ्रीडम मिले 7 डिकेड से ज्यादा हो गए ना. We have already noted one reason above the constitution does not reflect the views of its member alone. कहते ये हमने ऊपर पहले भी देखा है कि किसी एक मेंबर्स के व्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करता. इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम. कहते ये जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को, बहुत ज़्यादा व्यूज को लेकर उसके ऊपर डिस्कशन हुई है. उसके बाद जो था वो इसको एनफोर्स किया गया था, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था. कहते इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. बहुत सारे देशों में तो कहते कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से भी लिखा गया है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, उन्हें सभी मेजर और सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज को उसमें नहीं डाला था. लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर तो है बेटे, अमेंडमेंट तो हुई है काफी, लेकिन जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है. आफ्टर दैट देयर आर सम amendment should be done in it. The constitution exists as a mere piece of paper. Constitution क्या है बेटे? एक पेपर पे लिखा गया एक mere piece है पेपर का. No one actually follows it. कोई इसको actually में follow नहीं करता. The experience of our constitution is different. हमारे constitution का जो experience है वो बाकी country से different है. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution. पीछे बैठे कुछ सालों से जो है वो कुछ ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स ने या लगा लो रिलीजियस ग्रुप्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन भी उठाया. बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैव एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. लेकिन बहुत सारे बड़े ग्रुप्स ने जो है वो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट किया. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सभी लोगों में, देश में रहने वाले सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है. इट्स ए बिग अचीवर. द सेकंड रीजन फॉर द एक्सेप्टिंग, फर्स्ट देखो क्या है बेटे, ऑल ग्रुप्स हैज फॉलो इट. और सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे बेटे? सेकंड पॉइंट क्या है? द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. जो भी जितने भी इसमें लोग थे वो सब इंडिया के पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. उसमें सभी कास्ट के, सभी रिलीजन्स के, सब एरिया से, जितनी हमारी प्रोविंसेस थी, स्टेट से, सब एरिया से जो थे वो लोग उसमें शामिल थे. देयर वाज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. उस समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी हमारे देश में. सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. इसलिए जो था वो लोगों के द्वारा चुने गए नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट जो थे वो चुने गए थे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे. इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दैट वी मेंशन्ड अबव. ये सारे मेंबर्स जो थे वो बेटे जितनी हमारी उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी उनके द्वारा चुने गए थे. दिस इंश्योर्ड द शेयर ज्योग्राफिकल शेयर्स ऑफ द मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री. ये मैंने पहले ही बताया आपको कि पूरी कोशिश की गई थी कि पूरी स्टेट्स में से जो है वो लोगों को इसमें शामिल किया गया.
The assembly was dominated by the Indian National Congress. जो assembly थी वो Indian National Congress के द्वारा dominated थी. The party that led India's freedom struggle, जिन्होंने कि भारतीय आज़ादी दिलवाने में बहुत ही ज़्यादा participate किया. But the Congress itself included a variety of political groups and options. लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे political groups से option थे. The assembly had many members who did not agree with the Congress. कुछ ऐसे members भी थे जो कांग्रेस की से agree नहीं करते थे. The assembly represented members from different language groups. क्लियर हुआ बेटे जितना हमने किया था? क्लास 9 क्लियर हुआ बेटे जितना हमने किया था? क्लास 9 मेरी आवाज आ रही है बेटे? मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार. मेरी आवाज आ रही है बेटे क्लास 9? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. ओके बेटे. तो मेंबर्स क्लियर हुए बेटे? कैसे थे? कहते डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे क्योंकि उस समय जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं बना था कि 18 साल से ऊपर सभी लोग वोट डाले. इनडायरेक्टेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो थे वो इसमें शामिल किए गए थे. और क्या था बेटे इसमें सभी कास्ट के सभी एरिया से. कहते हैं असेंबली रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ, ये देखो दिया ना पॉइंट, रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन. यानी कि हर तरह का काम करने वाले लोग, हर कास्ट के लोगों को शामिल किया गया था. इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्टेड नहीं थी. इट कंपोजिशन would not have फिर चलेगी क्लास? No, ma'am. चल रही है क्लास बेटे? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चल ma'am. रही है. ओके बेटे. इट्स Ma'am, screen share नहीं हो रही. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? No, ma'am. यस मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. वही तो मैं कह रही हूँ, वो कहाँ गया मेरा? शट. वो ही नहीं शो हो रहा ना मेरे को. यस मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. मैम आपका नेटवर्क लो बता रहा है. नेटवर्क में दिक्कत आ रही है बेटे आज. एक मिनट देखते हैं. स्क्रीन ही शेयर हो रही. स्क्रीन नहीं शेयर हो रही. हाँ कुछ तेरे को अर्जेंट लगे ना, क्योंकि कुछ तेरे को देना है, तो जो तेरा ना होना है तो मेरे को भेज दियो, मैं पूछ लूँ. ठीक है. हाँ जी. नहीं शेयर स्क्रीन तो कर रहे हो, क्या कह रहे हो? शेयर नहीं हो रही. मैम होगी स्क्रीन शेयर. होगी बेटे? ठीक है. यस मैम. यस मैम. नहीं स्टॉप क्यों कर दी शेयर? स्टॉप कर दो. हाँ स्टॉप शेयर में कर दिया ना मैं रेड.
ये रेड वाला आता है स्टॉप शेयर है ना वो देखो। चलो बेटे अब करें स्टार्ट। Yes, ma'am. ओके, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही चलती रह रही है, क्लास प्रॉपर ही नहीं लग रही छुट्टियों के बाद से। Yes, ma'am. चलो अब देखो हम कर रहे थे कि मेंबर जो थे वो कैसे चुनेंगे इसके। फाइनली द मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव्स। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बेटे अभी तो किया शेयर, हो रही है क्या? मैम हो रही है अब तो। स्क्रीन शेयर। यस मैम मैम हो रही हो रही है। है, हो रही है बेटे, आप अपना चेक करो। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिकल, कहते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सिस्टमेटिकली वर्क किया, काम किया। कैसे किया उन्होंने? ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स, मतलब खुले उससे काम किया गया, सब कुछ ओपन रखा गया, ट्रांसपेरेंसी रखी गई और उसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन भी हुई। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए, सब लोग उसके ऊपर सहमत हुए। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर उसके बाद कहते हैं इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, जिसके चेयरपर्सन कौन बनाएंगे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने क्या किया बेटे? डिस्कशन की, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया जिसके ऊपर डिस्कशन हुई। Several rounds of through discussion took place on the draft constitution, कहते जो सेवरल राउंड जो थे जिसके ऊपर डिस्कशन होती थी, थ्रू डिस्कशन टू की जाती थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्लॉज बाय क्लॉज। क्लॉज बाय क्लॉज क्या होता है कि जैसे एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होती थी बेटे, डेली जितने वहां पर पेजेस लिखे जाते थे, जैसे उन्होंने मान लो पार्लियामेंट में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 299 मेंबर थे, वो क्या करते थे? अपने अपने व्यूज देते थे सब, तो अपने अपने जो व्यूज देते थे, उनके जो क्लॉज होते थे उनके ऊपर डेली डिस्कशन होती थी। फिर उनमें से जो बेस्ट पॉइंट्स होते थे बेटे उनको अलग कर लिया जाता था। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड, कहते हैं उसमें 2000 से ज्यादा जो थी वो अमेंडमेंट्स की गई, क्योंकि सभी के विचारों को देखा गया, सभी के विचारों के ऊपर डिस्कशन हुई, उसमें 2000 से ज्यादा जो थी वो अमेंडमेंट्स की गई थी। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years, कहते हैं जो मेंबर्स थे, डेलिब्रेट के जो मेंबर थे, उन्होंने क्या किया था? 114 दिन, लगभग 3 साल जो थे वो स्पेंड किए थे, स्प्रेड ओवर 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constitution Assembly has been recorded and preserved. कहते जितने भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जितने वर्ड बोले जाते थे, जितने वर्ड जो थे वो वहां पर डिस्कशन होते थे, उन सबको रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया। अब भी बेटे अगर आप पार्लियामेंट में जाओगे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, इसको अंडरलाइन कर लो बेटे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। Every document presented and every word spoken in the Constitution Assembly has been recorded and preserved. Which what was it called? इसको क्या बोलते थे? Constitution Assembly debates. क्या बोलते थे इसको? Constituent Assembly debates. When printed debates are 12 bulky volume. कहते जब इनको डिबेट्स को प्रिंट किया गया तो इसके 12 जो थे वो वॉल्यूम निकले थे, 12 वॉल्यूम। जैसे होते हैं ना बुक्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे होते हैं ना बेटे, होते हैं ना बेटे। क्लास 9 क्लियर हो रहा है बच्चे? यस मैम। वैसे ऐसे 12 Yes, ma'am. 12 किताबें निकली थी। These debates provide the rationale behind every provision
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिबेट्स में क्या मैम हाँ जी बेटे, मैम ये बुल्क की का मतलब क्या है? बल्क मीन होता है भारी, बहुत ज्यादा, वॉल्यूम भी भार होता है। 12 बल्कि, बल्क बल्क होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में। ओके मैम। बल्क होता है बहुत ज्यादा, ए लार्ज नंबर जिसको बोल देते हैं हम। Behind every provisions of constitution, these are used to interpret the meaning of the constitution। कहते ये जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किए गए थे। उसके बाद है बेटे इन्होंने दिया रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इनसाइड कॉलम। ये मैं दिखाती हूँ, हमने ऊपर देखा नहीं है, जो कॉलम के बीच में था, ये देखो इनके बारे में बताया गया ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने पढ़ा। ये आगे आ गया जयपाल सिंह के बारे में दिया हुआ, झारखंड के बॉर्न है, देखो हर स्टेट से मिलेंगे आपको। एस.सी. मुखर्जी जो है वो बंगाल से हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं ये इसके। उसके बाद इधर अगर हम देखें दुर्गा भाई देशमुख जो है, ये कहाँ के, आंध्र प्रदेश के हैं। अपनी बुक में देख रहे हो ना आप सब। उसके बाद जो है यस मैम। बलदेव सिंह जो है वो कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, देखो हरियाणा से आगे ना बलदेव सिंह। उसके बाद जो है वो जितने भी आप देखोगे बेटे आपके इसमें बुक में बने हुए काफी सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये देखो आगे आपके कन्हैया लाल मैनिकाल मुंशीज हो गए, गुजरात से हो गए आपके। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, ये मध्य प्रदेश से हो गए आपके। उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गए, वेस्ट बंगाल से हो गए आपके। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो गए, कहाँ से है ये, यूपी से थे ना, इलाहाबाद से थे ना, इलाहाबाद बॉर्न था ना ये। सरोजनी नायडू आंध्र प्रदेश से होगी आपकी, ये भी वेस्ट बंगाल से हो गए। देख रहे हो ना आप सबके बारे में, देखा ना बुक में आपने। यस मैम। उसके बाद ये Yes, है ma'am. आपका आपका जो आगे था, ये आगे यहाँ तक हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ तक हो गया ना, हो गया ना, यहाँ तक हमने कर लिया ना। उसके बाद है हमारा यस गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द Yes, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज क्या है। कहती इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। At the stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about। कहते हैं इस बुक में हमने जो है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, एग्जैक्ट प्रोविजन जो थे वो पढ़े हैं। लेकिन बिगन इसकी जो इसकी फिलॉसफी, मेन फिलॉसफी क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया गया था, ऑफ अवर व्हाट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। We can do this in two ways। इसको हम दो वेज में कर सकते हैं। We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution। एक तो हमारे मेन लीडर्स के हम व्यूज को पढ़ सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, मेन प्रोविजंस क्या है। बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है क्या है। कहते दिस इज व्हाट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। कहते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल क्या है। लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन। इसको प्रेम्बल्स को हम जो है वो देखेंगे। आपको अगर ध्यान हो, प्रेम्बल आपने पढ़ा था ना, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, सोवर्जेनिटी, कुछ प्रेम्बल बनाया था ना क्लास 8 में। यस मैम। उसके बाद है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution, that is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का क्या सपना था, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में उनका नाम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो मेंबर नहीं है, लेकिन उनका मेन सपना जो था, वो जो उनका ड्रीम था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिया है। ही हैज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। कहते वो इसके मेंबर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो उनकी व्यूज को फॉलो करते थे। Yet who followed his visions years ago, writing in the magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to। 1931 में उन्होंने एक मैगजीन में लिखा था कि वो कैसा चाहते हैं कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ये देखो उनका ये प्रोविजन, ये उनकी वर्डिंग है महात्मा गांधी की। क्या उन्होंने चाहा था, क्या चाहते थे वो, I shall strive for a constitution which was released India from all the thraldoms and patronages। I shall work for an Indian in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, and India in which there shall be no high, no, मतलब महात्मा गांधी जी हमें जैसे थी ना, उनकी सोच थी
कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक माने कि ये देश मेरा है, गरीब से गरीब भी ये समझे कि ये उसका देश है, सबकी आवाज़ को जो है वो सबको बोलने का राइट है, किसी की आवाज़ को दबाया ना जाए, चाहे वो छोटी जात है चाहे वो बड़ी जात है। हमारे देश में क्या है, सभी को इक्वल राइट मिलने चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सभी को जो है वो इक्वल प्लेस मिलना चाहिए, किसी के साथ जो है वो कोई भेदभाव ना हो, कोई अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, इक्वल राइट सबको मिलने चाहिए। ये महात्मा गांधी की सोच थी ना। इसी सोच को लेकर B.R. अम्बेडकर, ये जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो स्टार्ट की गई थी, इसी को लेकर स्टार्ट की गई थी ताकि वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाया जा सके। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया, दिस, नहीं तो हाँ जी, हिंदी की ब्रारी this dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. कहते ये सपना था एक ऐसे भारत का जिसमें इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए। B.R. अम्बेडकर का मानना था, जिन्होंने एक की रोल, बहुत ही बड़ा रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अदा किया। उनकी जो थी वो अंडरस्टैंडिंग अलग थी कि इनइक्वालिटीज को कैसे खत्म किया जा सकता है। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन्स। वो कहते महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करते थे, उनके विजन्स को भी। इन द कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही शेयर्ड ए एनेक्सिटी वेरी क्लियरली। उन्होंने इन बात को काफी अच्छी तरह से जो था वो क्लियर कर दिया था। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constitutional Assembly at the Stock at midnight on 15 August 1947. महात्मा गांधी ने भी अपनी स्पीच दी है इसको लेकर 15 अगस्त 1947 में। ये महात्मा गांधी की स्पीच है। उन्होंने क्या बताया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी and now the time comes that we shall redeem our pledge, not only or in full measures but very substantially at the stroke. उन्होंने ये बोला था कि वही अब ये टाइम आ गया कि हम अपने देश की, अपनी हिस्ट्री को या फिर अपनी ह्यूमैनिटी को या अपनी डिग्निटी को जो है वो बताएंगे। अब हमारा देश जो है वो आज़ाद हो चुका है, इसमें से सारी जितनी भी इसमें डिसइक्वालिटीज हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये देश जो है वो हम सबकी आत्मा है, हमने जो है वो इसके प्रति डेडिकेट रहकर लोगों को जो है वो ऊपर उठाना है, सभी लोगों को ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखना है। ये उनके जो थे वो, ये आप बेटे आप पढ़ना अपने आप, थोड़ा इसको रीड करना थोड़ा, ठीक है। ये बाकी जो है जितने साथ में ये आपके फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में दिया गया ना, इसको बेटे नोटबुक में पिक्चर्स ड्रॉ करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना सबके बारे में। बस सिर्फ ये जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और क्या है, कहाँ का इनका बर्थ है, ये सारे इनके बारे में, ठीक है। इन्होंने रीड द कोटेशंस, जो सारी ऊपर कोटेशंस दी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई वन आइडिया दैट इज कॉमन टू ऑल दीज थ्री? जो तीन कोटेशंस आपने पढ़ी हैं, B.R. अम्बेडकर के बारे में, महात्मा गांधी जी ने दी है, या फिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है, इनमें क्या इक्वालिटी थी? फ्रीडम्स में इक्वालिटी थी कि हम फ्री देश के हैं। वट आर द डिफरेंस इन देयर वे टू एक्सप्रेशन? कॉमन आइडियाज को एक्सप्रेस करने के उनके डिफरेंस वेज क्या थे? उसके बाद है इसमें हमारा फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या थी? प्रेम्बल को लेकर चले थे। कहते वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड वर इन टर्न न्यूटन्ड बाय इट। कहते जो वैल्यूज फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा इंस्पायर्ड हुई हैं, फॉर्म द फाउंडेशंस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। कहते वो इंडियन डेमोक्रेसी की फॉर्मेशंस है। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है बेटे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो कि सारी वैल्यूज को इम्बेंड करता है, उनको जोड़ता है, उनको आपस में लाता है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन आर्टिकल के सारे उसको ये जो है वो गाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा ना, प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बेसिक वैल्यू है जिनको सब करता है ये। Taking inspirations from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. कहते हैं अमेरिकन मॉडल को लेकर बहुत सारे देशों ने जो था वो प्रेम्बल को स्टार्ट किया था। We the people of the Indian, है ना हमारा प्रेम्बल। In order to form more perfect nations, आप लोगों ने ड्रॉ करना है बेटे ये प्रेम्बल। We the people of India, ये तो पहले तो ये बताया किसका था, We the people of the United States, अमेरिका का ये प्रेम्बल है। ये है वी द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का प्रेम्बल इन्होंने बताया है इसमें।
Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. ये इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया. The preamble of the constitution reads like a poem की तरह. हम इसको preamble रिसाइट करते हैं ना स्कूल में. अगर आप लोगों को ध्यान हो बेटे, preamble ओथ भी ली जाती थी प्रेयर में. अब तो आप 2 साल से स्कूल नहीं गए. मोस्टली स्टार्टिंग में जब अप्रैल में स्टार्ट होता था, क्लास 8 का चैप्टर आता था, तब preamble ओथ होती थी प्रेयर में, अगर आप लोगों को ध्यान हो. तो ये पोएम की तरह इसको रिसाइट किया जाता था. इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड. इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड वेदर इट गुड और बैड. जैसे इंट्रोडक्शन होती है ना किसी चीज़ की, हम बताते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ें हैं, वैसे सेम जो है वो preamble जो है वो इंट्रोडक्शन है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitutes India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic. ये सारे इसके फीचर्स हैं. एंड सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स. किस लिए सिक्योर करते हैं? जस्टिस सभी के लिए क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1914, do hereby adopt, enact and give to the ourselves this Constitution. नवंबर में कंप्लीट हो गया था, अडॉप्ट हुआ था. कब हुआ था? 26 जनवरी 1950. ये सारे इसके बेटे जो दिए हुए हैं. सोशलिस्ट क्या होता है? Wealth is generated socially, which should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce social economic inequality. Socialism क्या है? इक्वालिटी के ऊपर जोर दिया. सेकुलर क्या? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, टू अडॉप्ट एंड प्रोफेस एंड प्रोगेट एनी रिलीजन. डेमोक्रेटिक इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इलेक्टेड बाय द पीपल्स. Equal political rights were given. Equality, all the equal before the law. The traditional social inequalities were destructed. अच्छा, उसके बाद क्या हो गया आपका? Justice, वही citizen can be discriminated on the ground of caste, religion and gender. Social equality have been reduced, खत्म कर दिया गया इनको. अच्छा, उसके बाद Republic, the head of the state is elected by elected persons are not hereditary positions. Equality, all are equal before the law. The traditional social equality, fraternity. All of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizens as inferior. ये था आपका बेटे इसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल का. लास्ट में जो है वो हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है? जो इंस्टीट्यूशन डिजाइन किया गया, जो हमारा ये बना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इट इज नॉट मेयरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी एज वी नोटेड अबव. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. कहते हैं ये एक कागज नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इनको इम्बॉन्ड किया गया, इन वैल्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है in institutional arrangements में. Much of the documents called the Constitution of India is about these arrangements. जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं, वो सारे इनके अरेंजमेंट को लेकर चलते हैं. It is a very long and detailed document. बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना, हमने देखा ना 12 वॉल्यूम है इसके पीछे, हमने देखा ना 12 वॉल्यूम बने हैं इसके. अगर आपको याद हो क्लास 8 में हमने पढ़ा था 395 आर्टिकल्स हैं, कितने इसके 12 शेड्यूल हैं और कितने इसके पार्ट्स हैं. ध्यान है? कुछ पढ़ा था ना लैंड केस कॉन्स्टिट्यूशन में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बहुत ही एक वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड. इसलिए इसको कहते हैं टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया जाता है ताकि इसको अपडेट किया जा सके. अब जैसे उस टाइम कुछ और हालात थे, अब कुछ और हालात हैं, तो आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इसको अमेंड किया जाता है. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in society. वही सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे जो है कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस हम कर सकते हैं. They did not see it is a sacred, static and unalterable law. उन्होंने इसको कहते हैं जो है वो कठोर नॉन अमेंडमेंट लॉ नहीं बनाया, उन्होंने इसको अमेंडमेंट लॉ बनाया है. रिजिड नहीं बनाया, फ्लेक्सिबल भी बनाया है. So they were present to incorporate changes from time to time. These changes are called the constitutional amendments. ये जो सारी changes की जाती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Constitutional amendment. The Amendment.
The Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. लेकिन ये सारा कुछ legal languages में होगा. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. Yet the basic institution design is not very difficult to understand. अगर हम पहली बार पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसको बार बार रीड करेंगे तो ये काफ़ी इजी लगेगा. Like any constitution, the Indian constitution is laid down to produce for choosing persons to govern the country. हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये राइट मिला है कि अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए पर्सन